So, so we'll discuss about the medieval history, मध्यकालीन भारत. उसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं राजा रानी और उनके कहानी. मजेदार किस्से हैं. मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज मध्यकालीन भारत के बारे में, यहाँ पर जो है हर प्रकार का बैटल है, लड़ाई है. यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर फ्लोरिश द मोस्ट. ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है, ये सब जो है जितने भी आप सुनते हो लाल किला से लेकर ताजमहल तक, इसी मेडिवल हिस्ट्री का देन है. ठीक है. सो कला, संस्कृति, साहित्य, तो ये सब में जो है एक्सट्रीम लेवल पे है. और उसके साथ साथ यहाँ जो है मेडिवल हिस्ट्री को दो भाग में मेनली डिवाइड किया गया है. एक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान जिसको हम लोग कहते हैं, और एक है हम लोग का जो है दैट इज नोन एज मेडिवल, दैट इज नोन एज मुगल वंश. ठीक है. ये दो टॉपिक ही मेडिवल हिस्ट्री का मेन है. ठीक है. दिल्ली सल्तनत, उसके साथ साथ जो है मुगल. ठीक है. आप सुने होंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली के सुल्तान के बारे में आप लोग डेफिनेटली सुने होंगे. तो माइट हैव हियर्ड अबाउट द दिल्ली सुल्तान. सुने हो कि नहीं? सो व्हेन यू टॉक अबाउट द दिल्ली सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सुल्तान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 5 वंश है. दिल्ली सुल्तान में 5 वंश हैं. ठीक है. और 5 वंश में से सबसे इंपॉर्टेंट वंश कौन सा है? कौन बताएगा? 5 वंश में से सबसे इंपॉर्टेंट वंश कौन सा है? कौन बताएगा? देखिए, 5 वंश में से सबसे पहले जो है स्लेव वंश आया था. स्लेव वंश, गुलाम वंश जिसको हम लोग कहते हैं. स्लेव वंश के बाद जो है जैसे कि खिलजी डायनेस्टी. ठीक है. खिलजी वंश, स्लेव के बाद जो है खिलजी, बहुत अच्छी बात है. फिर कौन बताएगा? तुगलक. उसके बाद जो है तुगलक वंश आया था. उसके बाद जो है सैयद वंश. हालांकि सैयद वंश जो है हिस्टोरिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद जो आया था वो है लोधी वंश. लोधी वंश. ठीक है. तो ये था अर्ली दिल्ली, ये था दिल्ली सल्तनत सुल्तान के बारे में. उसके बाद जो है मुगल पीरियड आएगा. मुगल पीरियड एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स. लेटर मुगल सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अर्ली मुगल्स जो है ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अर्ली मुगल्स में आएंगे आपके जितने भी फेमस रूलर है आप लोग सुने होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का नालायक बेटा जो है औरंगजेब. तो ये 6 रूलर जो है, जो कि जिसको अर्ली मुगल्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. लेटर मुगल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये दो टॉपिक में दिल्ली सुल्तान के जो 5 वंश हैं और ये जो मुगल्स है, ये दोनों में आम तौर पर कह सकते हो कि 85% जो है मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक और क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पुट अप होता है. ठीक है. हाँ, लव स्टोरी भी बहुत सारा है. ठीक है अनु जी, यहाँ पर जोधा अकबर की लव स्टोरी है, हिंदू मुस्लिम का लव स्टोरी है, शाहजहां मुमताज की लव स्टोरी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, रजिया सुल्ताना की ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, वन साइडेड लव स्टोरी, अलाउद्दीन खिलजी का वन साइडेड लव स्टोरी है. तो हर प्रकार का लव स्टोरी भी है. और मतलब अपने कह सकते हो सिंहासन के लिए ऐसा भी एग्जाम्पल है कि किसी ने अपना भाई को मार दिया है, किसी ने अपना बाप को मार दिया है. ठीक है. किसी ने बाप को बंदी बना के रख दिया है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे किस्से, जैसे कि औरंगजेब की बात कर रहा हूं. औरंगजेब अपने भाई दारा शेको को का मुंडी काट दिया था, मार दिया था. ठीक है. उसके साथ साथ उसके फादर को जेल के अंदर डाल दिया था, शाहजहां को. ठीक है. क्योंकि उसको राजा होने नहीं दिया जा रहा था. तो ऐसे भी किस्से कहानी है. ठीक है ना. तो आइए हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा. ठीक है. अब चलो ध्यान दो, टॉपिक पे ध्यान दो. बाकी आप लोगों का जो भी डाउट होगा, जो भी चीजें होगा, क्लास के बाद मैं जो है आपको करूंगा. ठीक है. अब देखिए, तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, दिल्ली सुल्तान, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1500, ठीक है, 1526 तक. तो करीब करीब आप देख सकते हो. ठीक है. करीब करीब 300 ईयर्स तक जो है
दिल्ली सुल्तान जो है रूल किए थे 300 साल तक, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया में देखो, साउथ इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे चोला वंश, उसके साथ साथ जो है विजयनगर, चोला के बारे में तो मैंने बताया था, और विजयनगर यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसी टाइम के दौरान साउथ रीजन में चोला वंश और विजयनगर किंगडम था, हुआ करता था। अगर नॉर्थ की बात करें, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया है, यहां से ही असल शुरुआत होता है एक तरफ से लड़ाई वगैरह, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत जो है यहां से शुरुआत होती है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में आप देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत, इनिशियल स्टेज में तो दिल्ली सल्तनत ये था, पर धीरे धीरे जो है दिल्ली सल्तनत का पूरा जो पिंक एरिया देखो, पूरा जो है दिल्ली सल्तनत का बन जाता है, एक टाइम आता है। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये पीरियड जाने के बाद देखो, इस टाइम में ये जो एरिया है कनौज है, उसी टाइम पे, ठीक है, पाला डायनेस्टी, उसके साथ साथ जो है राष्ट्रकूटा, उसके साथ साथ जो है गुज्जर प्रतिहार। तो ये पाला डायनेस्टी, उसके साथ गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, ये आपस में लड़ाई करते हैं। ये आपस में किस चक्कर में लड़ाई करते हैं? कनौज के लिए, जिसको दैट इज ट्रिपार्टिस स्ट्रगल भी कहा जाता है। बट तीनों का स्ट्रगल कनौज को कैप्चर करने के लिए, और ये चीजें मैं एंसेंट भारत, एंसेंट टाइम पे भी बताया था, यहां भी थोड़ा सा बताऊंगा इस बारे में, ठीक। और ये उसके बाद जो है ये सारा एरिया जो है मुगल्स एम्पायर का हो जाता है, सारा एरिया जो है मुगल्स एम्पायर का हो जाता है। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली सुल्तान की बात करूं, दिल्ली सल्तनत की बात करूं, तो दिल्ली सल्तनत को सुनिए, पहले सुनिए, कुछ मत लिखिए। दिल्ली सल्तनत को 5 भाग में डिवाइड किया गया। दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। वन इज स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। दूसरा है खिलजी डायनेस्टी, दैट इज खिलजी वंश। और तीसरा है तुगलक डायनेस्टी, दैट इज तुगलक वंश। और एक है सैयद, दैट इज नोन एज सैयद वंश। और एक है लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले जो डायनेस्टी है वो है तुगलक। दे रूल फॉर 94 ईयर्स, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किए थे तुगलक, 94 ईयर्स तक। और ये 5 में से सबसे कम टाइम तक जो रूल किए थे वो है खिलजी डायनेस्टी। दे रूल फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। हालांकि 30 ईयर्स में से भी 20 साल अकेला अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था, 20 साल। तो तुगलक खिलजी डायनेस्टी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रूलर को हमें पढ़ना है, वो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 30 साल में से 20 साल तो उसने ही रूल किया था। अगर मैं बात करूं कि जितने भी वंश हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, ये सब जो है तुर्की थे, तुर्किश और तुर्की से आए थे। लेकिन केवल लोधी वंश जो है वो आए थे अफगानिस्तान से। ध्यान रखिएगा, ये चारों वंश, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब जो है तुर्क, यानी कि तुर्की से आए थे। बाकी लास्ट जो है लोधी वंश जो है वो आया था कहां से? अफगानिस्तान से आया था। अगर मैं स्लेव डायनेस्टी की बात करूं, उसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक, ऑलमोस्ट द रूल फॉर 84 ईयर्स, ऑलमोस्ट 84 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी की बात करूं तो 1290 से लेकर 1320 तक, द रूल फॉर 30 ईयर्स। उसके बाद आता है तुगलक, जो सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किया था, द रूल फॉर द 94 ईयर्स इन बिटवीन 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद जो है सैयद आया था, द रूल फॉर 37 ईयर ओनली, 1414 से लेकर 1451। और 1451 से लेकर 1526। 1526 में क्या हुआ था? 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में 75 ईयर तक जो है लोधी वंश रूल किए थे, पहला बैटल ऑफ पानीपत। और लोधी उस टाइम पे कौन सा चल रहा था? लोधी। और उस टाइम पे लोधी वंश के अंतिम शासक जो हुआ करते थे वो, उनका नाम है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी थोड़ा सा क्रूर पर्सनालिटी थे। इब्राहिम लोधी जो है प्रजा को कुछ डेवलपमेंट करते ही नहीं थे, और उनको जो है टैक्स वसूल करते थे, प्रजा उनको सपोर्ट ही नहीं करता था। और ये सब चीजें जब पता चला, ठीक है, तो दूर गांव से, ठीक है, तो उस बाबर को जब पता चला तो बाबर जो है आया था, और ये लड़ाई हुई थी किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, 1526 में पानीपत में। इसलिए उसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, ठीक है। दिस वाज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। और बाबर उस टाइम पे कैपेबल था, उसके आर्म्ड फोर्सेस अच्छे थे, सडन टेक्निक था, राजा खुद जो है
बैटलफील्ड को जाके देखता था, कहाँ से घुड़सवार आएंगे, कहाँ से आर्मी, कहाँ से हाथी रखेंगे, कहाँ से रथ होगा, सब कुछ वो प्री प्लान्ड करता था, ठीक है, सडन अटैक करता था। हालांकि इसलिए जो इब्राहिम लोदी का सेना बाबर के सेना से 10 गुना ज्यादा थे, फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के, मतलब लोधी वंश का खत्म हो गया था। लोधी वंश का खत्म होने के साथ साथ दिल्ली सुल्तान के भी सारे वंश खत्म हो गए थे, और यहां से शुरुआत होता है मुगलों का दर, जिसको मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश भी कहा जाता है। शुरुआत नींव रखे थे बाबर ने। तो ये है। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आएंगे। हुमायूं का बेटा जो है अकबर, सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में से काउंट होते हैं अकबर, क्योंकि वो हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा काम किए थे। अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा है शाहजहां, और शाहजहां का नालायक बेटा मैं हमेशा बोलता हूं वो है औरंगजेब। हालांकि नालायक तो है, लेकिन 51 ईयर तक रूल किया था। उसने सारे हिंदुओं के मंदिर को तुड़वाने की कोशिश की थी, बहुत मंदिर को उन्होंने तुड़वाया था, ठीक है। मतलब उन्होंने जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी के पूरा उल्टा था। अकबर जिस तरह से, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब ही हैज रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन। अकबर जो है हिंदू के लिए भी, राजपूत के लिए भी, मतलब मुस्लिम के लिए भी, हर के लिए काम करते थे। लेकिन औरंगजेब जो है केवल जो है कट्टर मुस्लिम था, जो कि हिंदुओं का मंदिर को भी उसने तुड़वाया। उसके साथ साथ जो है दिवाली, होली, दशहरा, ये सब फेस्टिवल पे उसने बैन किया। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो यहां पे वंश का देख लीजिए एक बार। यहां पे वंश, दिल्ली सुल्तानत का डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वंश देख लीजिए, ठीक है। 5 वंश है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो ये पहले। आप ये जो वंश है ना, ये वंश को आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि उससे जो है कंसेप्ट बनता जाएगा, उससे जो है। और मैं हमेशा बोलता हूं, देखो खाली सुनो मत, क्लास जब मेरा कर रहे हो साथ ही साथ लिखते रहो, ठीक है, जितना हो रहा है। और वीडियो को एक बार मत देखो, 2 बार 3 बार देखो, पॉज कर करके लिखो नोट्स, ठीक है। देखो हम लोग, जो कोई भी फैकल्टी जो 10-12 साल से पढ़ा रहा है, जो एक्सपीरियंस है, उनका 1 घंटे का कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए 3 से 4 घंटा लगेगा, क्योंकि केवल हम ये कंटेंट को नहीं बताएंगे, ये कंटेंट के साथ साथ जो है 10 चीजें भी बताएंगे। उसको भी हो सके तो पॉइंट आउट कर लेना, जो चीजें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको भी ब्रीफ पॉइंट आउट कर सकते हो। या फिर मेरा तो स्पेशली नोट्स ऐसा होता है कि ये जो नोट्स होती है, दिस इज द मोस्ट सफिशिएंट नोट्स। ये जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन, दिस इज प्योरली, इतना जो मैं पढ़ाता हूं क्लास में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक दावा ये भी कर सकता हूं कि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए सफिशिएंट है। आपको एक भी एनसीईआरटी हो या कोई किताब हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एंटरटेनमेंट के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए, लेकिन प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज, अभी कोशिश करूंगा, व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। अब मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही कैसे उसको स्टोरी बना के, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देके, या इंटरेस्टिंग फैक्ट बना के मैं कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्चर के थ्रू, कि आप लोगों का दिमाग में जैसे कि फिट बैठे। ये मेरा कोशिश हमेशा से रहेगा, ठीक है। तो आइए, टॉपिक जो है, आप लोग तो एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे झेल चुके हो, और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। वैसे मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी और इकोनॉमी भी। उसके साथ साथ 2 ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक तो है। तो डिफिकल्ट टॉपिक में आप लोग मुझे झेल चुके हो, तो ये तो अच्छा, मतलब मस्त टॉपिक है। मैं उसको तो रोमांटिक टॉपिक बोलता हूँ, ठीक है। ये तो मतलब एक तरफ से मस्त लगेगा आप लोगों को, कहानी है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा राजा रानी और उनकी कहानी, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़ेंगे, चलिए। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक डाटा जो आपको याद रखना जरूरी है, थोड़ा सा बेसिक है, आप लिख लो, ये बस इतना सा लिख लो। देखिए, पहला जो 5 वंश है, पहला चीज है, दिल्ली सुल्तान को 5 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को 5 वंश में उसको जो है डिवाइड कर दिया गया। पहला वंश देखिए, गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। पहला क्या है? गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये 84 ईयर्स तक रूल किए थे, 1206 से लेकर 1290 तक, गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा जो वंश है, दैट इज नोन एज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320, ऑलमोस्ट द रूल फॉर द 30 ईयर्स। सबसे कम टाइम तक, मिनिमम
सबसे कम टाइम तक जो रूल किए थे वो है खिलजी राजवंश, ठीक है। उसके साथ साथ जो है तुगलक डायनेस्टी, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किए थे तुगलक, द रूल फॉर 94 ईयर्स, और उसमें दो मेन रूलर हैं, एक है मोहम्मद बिन तुगलक, बातों बातों मैंने आपको बताया था, जिसको पागल भी कहा जाता है, सनकी भी कहा जाता है, मेंटल भी कहा जाता है। एक बार सवाल भी आया था कि यूपीएससी में कि पढ़ा लिखा मूर्ख किसको कहा जाता है, हु वाज नोन एज द एजुकेटेड फुल, और ये जो एजुकेटेड फुल जो है, पढ़ा लिखा मूर्ख जो है, ये है भाई साहब हमारे तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद जो है यहाँ का एक इंपोर्टेंट रूलर भी है फिरोज शाह तुगलक, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दे रूल फॉर 94 ईयर्स, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दो, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग यू कैन से, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग रूलर यू कैन से, है ना। उसके बाद आता है सैयद वंश, हालांकि सैयद वंश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 4 रूलर हैं और 4 के 4 जो है नाकारा है, तो यहां से क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता है या बहुत रेयरली आता है। 1414 से लेकर तो एक टॉपिक तो आपका ऐसे ही हट गया। एक होता है लोधी वंश, द रूल फॉर 75 ईयर्स 1451 टू 1526, और मैंने अभी बताया था 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की लड़ाई। 1526 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, जिसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, और जिससे ये लोधी डायनेस्टी भी खत्म हो गया था। उसके साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, पूरा खत्म हो गया था, और नया दौर शुरुआत हुआ मुगलों का, और उसको हम लोग मुगल वंश कहते हैं, ठीक है, मुगल वंश कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये था, ठीक है, लगभग। और एक चीज है कि तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा रूल किए थे 94 ईयर्स, और खिलजी सबसे कम 30 ईयर्स। उसके साथ साथ ये जो वंश है, स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, ये सबको क्या कहा जाता है, दे आर फ्रॉम तुर्क्स, तुर्किस भी कहा जाता है। और केवल लोधी वंश जो है बेटा, ये लोग कहां से आए थे, ये लोग अफगानिस्तान से थे, ठीक है। तो सभी राजवंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब जो है तुर्क कहा जाता है, या ये सब तुर्की से आए थे। और केवल जो है लोधी राजवंश जो है वो कौन है, वो जो है अफगानिस्तान से आए थे। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द डाटा यू कैन रिमेंबर, और दिस इज द डाटा यू कैन राइट। कुछ डाटा ऐसा है, क्योंकि ये जरूरी है आपको याद करना, ये डाटा जरूरी है, कुछ चीजें आपको याद करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, ऑलराइट। तो यहां पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, जो बैकग्राउंड में दे रहा था कि पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट एंड दैट इज प्रतिहार डायनेस्टी, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में बताया था कि कन्नौज के लिए तीनों के बीच में पावर स्ट्रगल हुआ था। हालांकि टाइम पे कभी राष्ट्रकूट ने कन्नौज पे कैप्चर किया था, कभी पाला डायनेस्टी, और कभी गुज्जर। तो गुज्जर जो है ये गुजरात महाराष्ट्र में है, और ये राष्ट्रकूट जो डेक्कन एरियाज में है राष्ट्रकूट, ठीक है। उसके बाद जो है पाला डायनेस्टी जो है उड़ीसा बंगाल एरियाज में है ना। तो कभी पाला डायनेस्टी, कभी राष्ट्रकूट, कभी गुज्जर प्रतिहार ने टाइम पे कन्नौज रीजन को कैप्चर किया था, ठीक है। बट राष्ट्रकूट ने अपने टाइम पे जो गोविंदा थर्ड के टाइम पे है ना, जो रूलर थे उस टाइम पे कैप्चर किए थे, है ना। तो और मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो है मुगलों का दौर, ये जो टोटल एरिया है जो ग्रीन कलर का, ये मुगलों का टाइम की बात है। तो देखिए, तो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इस तरफ से हम शुरुआत करते हैं। देखो, 8th सेंचुरी बीसी की बात है, 712 एडी की बात है कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पे पहले हमला किया। द फर्स्ट अटैक जो हुआ था, विदेशी आक्रांता कह सकते हो, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे 712 एडी में कहा था, ठीक है, किए थे। उसके बाद देखो, थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूं और डिटेल में बात करेंगे हम लोग इस चीज का। 11th सेंचुरीज में महमूद, ठीक है, महमूद, जिसको महमूद अब गजनी कहा जाता है, महमूद अब गजनी जो है नाम नहीं है, गजनी एक्चुअली जगह का नाम है, जहां से वो आता था उस नाम को गजनी कहा जाता था। तो महमूद अब गजनी जो है, भारत को आक्रमण किया था, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसने 17 बार भारत को अटैक किया था। और बेटा, भारत को 17 बार क्यों अटैक कर रहा है? देखो, भारत को 17 बार अटैक करने का कई सारे रीजन थे। पहला रीजन तो आपने सुना होगा, भारत जो है सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? सोने की चिड़िया हुआ करता था, मतलब भारत जो है सोने की, गोल्डन बर्ड्स जिसको कहा जाता है, सोने की चिड़िया, यानी कि
भारत में अपार संपत्ति हुआ करते थे, राजा महाराज के पास करोड़ों संपत्ति हुआ करते थे, धन दौलत मोती माणिक्य बहुत सारी चीजें हुआ करते थे, एक्सपेंसिव चीजें हुआ करते थे। तो दैट वाज इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द, इसीलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता। तो गजनी ने जब देखा कि और यहाँ के जो राजा वगैरह थे आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ते थे, ठीक है, और छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे, स्मॉल किंगडम एंड स्कैटर्ड किंगडम, छोटे छोटे राज्य था और ये लोग बिखरे हुए थे, स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम। अगर राज्य ही छोटा छोटा है और बिखरे हुए हैं, आपस में यूनिटी नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, तो दुश्मन को तो फायदा होगा ना, दुश्मन तो, इसलिए ये 17 बार कहीं पे अफगानिस्तान, कहीं पे पाकिस्तान, ये सब इंडिया का हिस्सा था, कहीं पे पंजाब, कहीं पे सिंध, सोमनाथ, गुजरात, लास्ट अटैक जो है दैट इज सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था गुजरात के। तो 17 बार इंडिया से लूट के वो संपत्ति ले गया था महमूद अब गजनी। ध्यान रखिए, ये एक नंबर का इंडिया के लिए विलन है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट अटैक जो था गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे, ये डिटेल में बताऊंगा उसका किस्सा और कहानी, ठीक है। उसके बाद जो आया था महमूद घोरी। देखिए, उससे पहले मैं अगर बात करूं, चाहे वो मोहम्मद गजनी हो, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, ठीक है, ये सब आए जरूर थे, बट ये लोग जो है रूल नहीं कर पाए थे, भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाए थे। जो पहला शासक जो भारत के अंदर वो रूल कर पाया था वो है मोहम्मद घोरी, वो है मोहम्मद घोरी। और जाते जाते, ठीक है, जाते जाते उसने जो है अपना एक कमांडर, अपना एक हेड, अपना एक कमांडर जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ट्रस्टेड कमांडर है, जाते जाते उसको सौंप के गया था, ठीक है। फिर मतलब ये एक तरफ से गुलाम था, एक तरफ से मोहम्मद घोरी का गुलाम के हिसाब से काम करता था। गुलाम मतलब समझते हो, गुलाम, स्लेव, स्लेव पहले उस टाइम पे इंसान को बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, और एक बार आप किसी का गुलाम हो गए तो उसका मानना ही पड़ेगा, उसके बातें मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये उसका गुलाम था मोहम्मद घोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था और कमांडर भी। और उसके जाने के बाद, मोहम्मद घोरी के जाने के बाद, जो दिल्ली का राज्य जो है उसके हाथ में सौंप के गया था, और ये गुलाम पहली बार जो है दिल्ली का सुल्तान बना, इसीलिए उसका नाम पड़ा गुलाम वंश। और उसका भी दामाद जो था इल्तुतमिश, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, वो भी एक गुलाम था। और यहां पर एक गुलाम वो भी जो है राजा बना, इनफैक्ट बलबन भी अपने टाइम पे गुलाम था, वो भी। तो यहां पर गुलाम जो है राजा बनना एक नया चीज है, यूनिक चीज है। तो गुलाम, इसलिए उसको गुलाम वंश या स्लेव वंश कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये मोहम्मद घुरी आया था, ठीक है। उसके बाद जो है स्लेव डायनेस्टी, यहाँ पर जो है जो पहला चैप्टर दिल्ली सुल्तान का, जो स्लेव डायनेस्टी, ये एरिया में जो है स्लेव डायनेस्टी ने अपना दबदबा बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत, बाद में ये जो है दिल्ली सल्तनत का पूरा एरिया बन गया ये टोटल, ठीक है, जिसको स्लेब को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। एक एक करके हम जो है अभी डिस्कस और भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, यस और नो? चलिए, तो अगला पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत का जो पृष्ठभूमि है, द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन यानी कि अटैक या टेक ओवर या रेड, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, 1712 में। और उसने पहला अटैक मैंने अभी दिखाया था सिंध पे किया था, बाद में विच बिकम द प्रोविंसेस ऑफ उमायड खिलाफत, जो उमायड खिलाफत का प्रोविंसेस बन गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, वो कहा, वो कौन था? वो है मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम था। हालांकि भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाया, ठीक है। वो अटैक कब किया था भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर? 712 एडी में, ठीक है। और उसने कैप्चर किया था सिंध पे, उसने कैप्चर किया था कहां पे? 712 में सिंध पे उसने कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो पर कब्जा कर लिया, जो
उमैयड खिलाफत का प्रांत बन गया। बाद में जो है सिंध बिकम द पार्ट ऑफ उमैयड खिलाफत। उमैयड खिलाफत का प्रांत यानी कि स्टेट, यानी कि प्रांत, राज्य बन गया, प्रोविंसेस बन गया। ठीक है, तो ये था पहला इन्वेजन की बात। ठीक है, चलिए अब देखो ये चीजें मैंने बताया था। ठीक है, ये चीजें मैंने बताया था कि 8th सेंचुरी के टाइम पे सिंध के ऊपर जो है मोहम्मद बिन कासिम का हमला, अटैक। ठीक है, उमैयड खिलाफत का हिस्सा बन गया सिंध। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला जो चीज है, फर्स्ट जो है तुर्क इन्वेजन अगर पूछा जाए, प्रथम तुर्क आक्रमण कौन है, तो ये होगा महमूद अब गजनी। ठीक है, गजनी का महमूद और महमूद अब गजनी। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 998 से लेकर 1030 तक। ठीक है, तो ये जो है एक तरफ से खूंखार पर्सनालिटी, जो मैं बात कर रहा था 17 बार भारत को लूटा है, तो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन, ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण जो है, जिसका नाम है महमूद अब गजनी, जिसका टाइम पीरियड 998 से लेकर 1030 तक। ठीक है, 1030 तक। ठीक है, and the Turkish conqueror Muhammad Ghazni succeeded his father and established a huge empire in the central India. उसके फादर के बाद मध्य एशिया में एक बड़ा सा शासन को रूल करने में कामयाब हो गया था। ठीक है, और उसने अपने टाइम पे गजनी को जो है राजधानी बनाया था। गजनी उसका टाइटल नहीं है, गजनी जहां पर रहता था उसका नाम है गजनी, और उसी के टाइम पे गजनी को उसने जो है राजधानी बनाया था। महमूद है उसका नाम। ठीक है, प्रेजेंट डे आज के डेट में जो गजनी जो है काबुल रीजन में है, इनफैक्ट जो है साउथ पार्ट ऑफ द काबुल के साउथ पार्ट में जो है। ठीक है, और जब उसको 27 साल हुआ था, ही मतलब रूल टू गेट द सुल्तान, उसने अपने आप को जो टाइटल दिया था सुल्तान, जिसका मतलब है अथॉरिटी। ठीक है, अपने आप को टाइटल दिया था, और उसने भारत को 17 बार लूटा था, 1000 से 1027 एडी के बीच। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो मोहम्मद गजनी की बात। ठीक है, मोहम्मद गजनी एज द कैपिटल, प्रेजेंट डे गजनी को जो है उसने कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, गजनी को, और गजनी आज के डेट में जो है साउथ काबुल में प्रेजेंट है। ठीक है, उन्होंने गजनी को, ठीक है, गजनी एक जगह का नाम है, उसको जो है राजधानी बनाया था, और वर्तमान जो है गजनी कहां पे है, दक्षिण काबुल में स्थित है प्रेजेंटली। ठीक है, और जब 27 साल हुआ, 27 ईयर हो गया उसको, ठीक है, तो अपने आप को टाइटल दिया था सुल्तान, जिसका मतलब है अथॉरिटी। ठीक है, जब 27 साल हुआ था, पहला शासक था जिसका अर्थ था दैट इज प्राधिकारी। ठीक है, उन्हें अपने आप को टाइटल दिया था, सुल्तान की उपाधि। ठीक है, अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, ही अटैक फॉर 17 टाइम्स, 17 बार टू इंडिया, 1000 से लेकर 1027 के बीच में उसने कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 के बीच में उसने भारत के ऊपर 17 बार उसने आक्रमण किया। ठीक है, मतलब सोचिए कितना भारत में उस टाइम पे संपत्ति होता होगा, कि एक राजा जो है थक नहीं रहा है, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 12 बार इवन 70 टाइम्स उसने जो है लूटा था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो लास्ट उसका जो अटैक था, ठीक है, दैट इज इन 1026 में, दैट वाज इन सोमनाथ टेम्पल। और ये सोमनाथ टेम्पल जो है सबसे बड़ा अटैक था सोमनाथ टेम्पल पे, और सोमनाथ टेम्पल पे जब लूटा था, कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल का जो लड़ाई जो हुई थी, उनके जो सोमनाथ टेम्पल के मंदिर के इनके साथ ऑलमोस्ट 3 दिन तक चला था। वहां पर बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे, और जितना वो 16 बार में उठा के ले गया संपत्ति, उससे कई ज्यादा एक टेम्पल से उसने ले गया था। तो ये था महमूद ऑफ गजनी के बारे में। अब देखो, अब बात आता है कि जो है कि रीजन फॉर इन्वेजन टू इंडिया बाय गजनी। गजनी जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने का कारण क्या हो सकता है, व्हाट वाज द रीजन। गजनी जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने का रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, पहला चीज तो मैंने बताया था, भारत जो है सोने की चिड़िया है, भारत जो है खजाना है, खजाना,
उसको लूटने के लिए। पहला चीज है कि वेल्थ, भारत की जो संपत्ति, धन संपत्ति था, उसको लूटने के लिए पहला चीज है। उसके साथ साथ उनको इस्लाम धर्म को, अपना जो इस्लाम धर्म है उसको जो है एक ही जगह पे कन्फाइन नहीं करना था, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको इस्लाम धर्म को फैलाना था, इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना था। ये भी एक रीजन है कि इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में उनका फैलाने का किंगडम। उसके साथ साथ जो है अपना जो राज्य है, किंगडम है, उसको जो है मध्य एशिया में उसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम करना था। मध्य एशिया का जितना संपत्ति लाएगा उतना ज्यादा पावरफुल होंगे। आज के डेट में भी देखो, 200 साल पहले इंग्लैंड वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल क्योंकि उसके पास ज्यादा संपत्ति था। आज के डेट में यूएसए पावरफुल है, कल के डेट में कुछ लोग मानते हैं कि चाइना हो जाएगा, परसों जो है इंडिया हो जाएगा, ये कुछ लोग का मानना है, ठीक है। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही जो है मेन होता है। ये तो मतलब हर चीज में चलता है, हर चीज में चलता है ना। जैसे कि हाल ही में एक इंस्टा में रील पढ़ा था, मर्द जो है इंसान नहीं होता, असल मर्द जो है पैसा होता है। और ये रील वायरल हुआ था अभी हाल ही में, जो डिवोर्स केस हुआ है बॉक्सर मैरी कॉम और उसके हस्बैंड का, है ना। असल मर्द जो है पैसा है। तो मैरी कॉम का कंट्रोवर्सी चल रहा है और खतरनाक कंट्रोवर्सी है। तो इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म और अगेंस्ट द फेमिनिज्म, उसके बारे में 1 मिनट बताऊंगा, देन आई विल कम टू द टॉपिक। कि मतलब मैरी कॉम ने केवल सारे पुरुष समाज को ह्यूमिलेट या इंसल्ट नहीं किया, उससे ज्यादा इंसल्ट उसने अपने महिलाओं को किया है जो घर में काम कर रहे हैं। उसका स्टेटमेंट ये था मैरी कॉम का कि वो तो परिवार देखता था, वो तो पैसा उड़ाता था, मैं ही कमाता था, मेरे पैसों में खर्च होता। मतलब जो एक टाइम था, मैरी कॉम ने ही इंटरव्यू में बताई है कि अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके उसके स्पोर्ट्स पे ध्यान देने वाले हस्बैंड हैं वो, और उनकी वजह से वो आज इस पोजीशन में है क्योंकि वो घर संभाल रहे थे, बच्चों को संभाल रहे थे, खाना पीना बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जैसे कि घर में मम्मी करती हैं, घर में हाउस वाइफ करती है ना, घर में सिस्टर करती हैं, तो सब कुछ वो लड़की वाला काम लड़का कर रहा था, तब जाके मैं इस पोजीशन में हूँ। और आज वो बोलती है कि वो करता क्या है। यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि देश में जो मतलब 140 में से मतलब आधा, मान लो 50 करोड़ से भी ज्यादा जो महिला हैं जो घर का काम कर रही हैं, जो सुबह से शाम तक, इन पे हम लोग तो ऑफिस काम करते हैं, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा में छुट्टी हो जाती है, जो 7 दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, फेस्टिवल में और डबल काम होती है, गेस्ट आए तो डबल काम होती है। हम लोग तो फेस्टिवल में छुट्टी है, हम लोग तो सैटरडे संडे छुट्टी है। तो जो माँ है, जो महिला है, जो सिस्टर हैं, उनको उसने बेइज्जती किया है। उसने वो पुरुष को तो किया ही है, अपना पुरुष को या पूरे पुरुष समाज तो उससे फ्रस्ट्रेटेड है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। कोई पुरुष तो ऐसे बोलते हुए आप नहीं सुनोगे कि हाँ वो मेरे बच्चे संभाल रहे थे, मेरे परिवार संभाल रहे थे, ये है वो करता क्या, ऐसे तो किसने नहीं कहा होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट ना केवल पुरुष समाज को हिला दिया, सबसे ज्यादा हिलाया है महिला समाज को। क्योंकि महिला जो इतना सेक्रीफाइस करती है, वो प्यार की वजह से, वो इमोशन की वजह से, मतलब इतना खाना बनाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, घर साफ सफाई, इतना सारे मेंटेन करना मजाक नहीं है। वो तो आपके जब से 3 गुना ज्यादा मेहनत करती है। तो कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है तो आपसे वो ग्रेट है, महान है, वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके कर रहा है और आप ऐसे बता देते हो। सो यहाँ पर मैं रेस्पेक्ट करता था मेरी कम को उससे पहले, अब नहीं, जीरो रेस्पेक्ट फॉर दिस रीजन कि आप कैसे, आपका अफेयर का पता चल रहा है, आपने डेट एग्जैक्टली नहीं पता, बट 10 साल पहले 5 साल पहले आपने अफेयर किया है, उसका अफेयर आपका पता चल रहा है और आपका अफेयर पता चलने के बाद आप अपने हस्बैंड को ब्लेम कर देते हो।
उसको बोलते हो नकारा है, उसको बोलते हो ये है वो है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एनीवे चलिए सबकी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करें पैसों से इतना सी चीज आ गया, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ ये जरूर है लाइफ में कि असल मर्द जो है वो पैसा है, ठीक है, चाहे मजाक में हो चाहे सही में हो, ये बात तो फैक्ट है ना। चलिए एनीवे अच्छी बात है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि रीजन फॉर इन्वेजन टू इंडिया बाय गजनी, क्या कारण था, ठीक है। हाँ, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नज़र में वो महिला को मैं ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ जो घर की इज्जत करता है, घर में रह के आराम से परिवार को चलाता है, एज कम्पेयर टू दोज महिला जो ऑफिस में जाके काम करती हैं, ठीक है। उनसे मेरा मतलब 100 गुना ज़्यादा रेस्पेक्ट आता है, ठीक है। ये फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म की बात नहीं है, या फिर मेल डोमिनेट की बात नहीं है, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल व्यूज़ है, ये कंट्रोवर्सी हो सकता है बट मुझे उस कंट्रोवर्सी से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो पसंद है, मैंने कहा इंडिविजुअल चीज़ है, सबकी अलग अलग पसंद, और आप अगर पसंद करते हो ऑफिस वाले लड़कियों को, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक मन की बात मैंने बता दी। एनीवे चलिए कम टू द टॉपिक। चलिए हाँ, अब जो है मोहम्मद गजनी की मन की बात करते हैं। मेरा मन की बात तो चलता रहेगा लाइफ में। चलो, रीजन फॉर इन्वेजन कि मोहम्मद गजनी ने क्यों किया अटैक। पहला चीज है संपत्ति, वेल्थ, पैसा, ठीक है, पैसा। दूसरा है स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तीसरा है टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम। चौथा है जो मैंने बताया था कि राजपूत लैक द यूनिटी एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, लैक द यूनिटी एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब छोटे छोटे और बिखरे हुए थे, ठीक है। उसके साथ साथ राजपूत किंगडम वेयर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छोटे छोटे और छोटे छोटे बिखरे हुए, छोटे छोटे किंगडम है, बिखरे हुए हैं, और संपत्ति ज्यादा है तो लूट तो करेगा ना। तो यही एक रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन था। तो आप देख सकते हो एक एक करके, ठीक है, पॉइंट देख सकते हो। ये सब मेंस के लिए भी जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो, रीजन फॉर इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय गजनी, गजनी द्वारा, ठीक है, भारत पर आक्रमण का कारण, सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला तो सिंपल सा सवाल है, वेल्थ के चक्कर में, ठीक है, पैसों के चक्कर में, जो कि इंडिया में वास्ट था, ठीक है। भारत जो है धन इकट्ठा करने का पहला जो है चक्कर था, सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम धर्म को जो है उनको बढ़ाना था, इस्लाम धर्म को फैलाना था, सिंपल सी बात, अपना रिलीजियस चीजें। थर्ड क्या है? स्ट्रेंथन हिज किंगडम, कहां पे? मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो उसे मध्य एशिया में अपना साम्राज्य को मजबूत करना था, मजबूत करना था, क्लियर है। उसके बाद देखो राजपूत जो इंडिया में थे, द लैक्स द यूनिटी एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, राजपूत में एकता का अभाव, उसके साथ साथ जो है संगठित का भी अभाव था। उसके साथ साथ देखो राजपूत किंगडम वेयर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे, ठीक है। राजपूत किंगडम एंड छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे, इसलिए उसने भरपूर फायदा उठाया, ठीक है। ठीक, जो होमवर्क और ऑफिस वर्क कर रही हैं वो तो डबल हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। वो तो आज के डेट में बेस्ट ऑप्शन है। लड़कों के लिए बता दूं, ठीक है, लड़के थोड़ा सा अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ये सब बातें खोल के नहीं बोलते हैं लड़कियों के बारे में कि वर्किंग वर्किंग बोलते हैं, लेकिन हाउस मतलब वर्क फ्रॉम होम हो और हाउसवाइफ भी हो तो उससे बेस्ट ऑप्शन लड़कों के लिए कुछ है नहीं, मुझे लगता है ऐसा। चलिए एनीवे चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, तो देख रहे हो ना, तो मध्य मेडिवल हिस्ट्री में जो है केवल जो है खाली क्लास की बातें नहीं हो रही है, ठीक है, आप लोगों का फ्यूचर में करियर राइट सही पार्टनर चूज करो उसकी भी बात हो रही है। उसका मैं अलग चार्ज लेता हूँ, फ्री में नहीं बोलता हूँ ये सब चीज़ें, सेपरेट पेमेंट अलग से लेता हूँ उसका, ये सब ज्ञान देने के लिए। चलिए एनीवे, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, गजनी इन्वेजन टू इंडिया
फ्रॉम 1000 टू 1027 एडी। जो 17 बार गजनी ने जो है लूट मार किया था भारत के ऊपर, ठीक है, भारत के ऊपर जो लूट मार किया था, तो 17 को याद नहीं रखना है, 17 टाइम्स, और कौन सा टाइम पे कहां पर हो ये सब भी याद नहीं रखना है, बस खाली कौन कौन सा जगह पे उसने किया था, कब कब, इंपोर्टेंट केवल जो है इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर नहीं है, ये नंबर 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, ये खाली सीरियल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैक ऐसा नहीं है। जो मेन अटैक है, मेन अटैक है, मैंने बता दिया। देखो 1000 एडी, देखो जब भी मेरा पीपीटी देख रहे हो ना, देखो इस तरफ इंग्लिश है, इस तरफ हिंदी है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं दोनों को ही पढ़ाऊं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों के दिमाग में रह जाए, ठीक है। लेकिन कभी कभार जैसे कि मैं खाली इंग्लिश को भी करता हूं तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीनिंग सेम है, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। तो 1000 एडी में फर्स्ट इन्वेजन और पहला अटैक जो हुआ था कहां पे, ये याद रखना है। फर्स्ट अटैक जो है मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। जो पहला आक्रमण 1000 में, पहला आक्रमण को याद रखना अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, फर्स्ट अटैक, ठीक है। दूसरा अटैक जो है 1005, दूसरा अटैक तो नहीं है, 1005 में दैट इज एरिया भाटिया, 1006 में मुल्तान, देन 1007 में दैट इज भटिंडा पंजाब, 1011 में दैट इज पंजाब हिल्स, 1013 में पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान, देन 1014 में थानेश्वर, और 1015 में आपका कश्मीर। तो ये सब एरिया, कश्मीर है, थानेश्वर है, पंजाब है, भाटिया है, मुल्तान है, ठीक है, भटिंडा है, पंजाब हिल्स है, पाकिस्तान है, मॉडर्न अफगानिस्तान है, ये सब एरिया में उसने कैप्चर किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है मथुरा, ठीक है, ये नंबरिंग को कंफ्यूज मत हुई, ये नंबरिंग नहीं है। उसके बाद जो है मथुरा, कनौज, ग्वालियर, बट ध्यान रखिएगा 1026, ठीक है। हाँ, तो यहां से देखो, यहां से 1026 में उसने जो अटैक किया था वो है सोमनाथ टेम्पल पे, शिव मंदिर सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, ठीक है, शिव मंदिर का सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। ये जो है लास्ट अटैक था। पहला अटैक ध्यान रखिएगा, पहला अटैक जो है अफगानिस्तान, मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और लास्ट अटैक कहां पे, सोमनाथ टेम्पल, दैट इज 1026 में, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल में यहां पर जो हिंदू राजपूत थे या टेम्पल के जो काम करने वाले थे, उनका जो है मतलब मोहम्मद गजनी के सेना के साथ पूरा लड़ाई हुआ था, लगातार लड़ाई हुई थी, ठीक है, ब्रेवली वो लोग लड़े भी थे, ठीक है। हालांकि 3 दिन तक ये लड़ाई चला था, गजनी के ट्रूप्स और सोमनाथ मंदिर के जो एक तरफ से कह सकते हो कि जो मतलब काम करने वाले थे, भक्त थे, ठीक है, उनके बीच में। हालांकि मंदिर को तोड़ दिया था उन्होंने, संपत्ति को ले गया, और जो वहाँ के जो मूर्ति थे उसको ले गए, ठीक है, जो वहाँ पे जो लिंग वगैरह थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, सक्रेड मूर्ति वगैरह थे उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। उसके साथ साथ गजनी जो है ऑलमोस्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा टाइम लूटे थे, मोर देन 8 टाइम्स ऑफ व्हाट ही हैड कलेक्टेड इन फर्स्ट इन्वेजन। मतलब पहला इन्वेजन में जितना कलेक्ट किए थे उसका 8 गुना जो है यहाँ से लेके गए थे, और इस इंसिडेंट में 5000 से ज़्यादा हिंदू, ठीक है, हिंदू जो हिंदू थे वहाँ पर मारे गए थे। इसलिए जो आज के डेट में गजनी को हिंदू जो है या फिर हिंदुस्तान जो है पसंद नहीं करता, उसको एक तरफ से विलेन के हिसाब से हम लोग मानते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब कहा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है देखिए आप, ठीक है। तो ये जो है 3 दिन तक लगातार जो है 3 दिन तक फाइट चला था, लड़ाई चली थी, एंड मोहम्मद गजनी ट्रूप, ठीक है, वह सक्सेसफुल इन प्लंडरिंग द सोमनाथ टेम्पल इन विच सेक्रेट आइडियल जो मूर्ति था, ठीक है, और लिंगम था, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिए, मूर्ति और लिंगम को, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है जो उस टाइम पे 20 मिलियन दिनार, करीब करीब 20 मिलियन दिनार, उसका मतलब है मोर देन 8 टाइम्स ऑफ व्हाट ही हैड कलेक्टेड इन द फर्स्ट इन्वेजन। पहला इन्वेजन में जितना किए थे उसका 8 गुना जो है ज्यादा कैप्चर करके ले गए थे, और 5000 से ज्यादा हिंदू का डेथ हुआ था उस इंसिडेंट में। इसलिए जो है हिंदू हेट्स गजनी, ठीक है, एंड ईच इन्वेजन ऑफ द इंडियन डायनेस्टी ही कैरिड बैक द वेस्ट, मतलब हर एक इन्वेजन में कुछ ना कुछ संपत्ति लेता गया, ठीक है।
ठीक है, लेता गया। ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इतना कुछ करने के बाद आज के डेट में इंडिया में तो वो विलन है ही, लेकिन अपने कंट्री में ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट इस्लामिक हीरो। उसको जो है इस्लाम का हीरो माना जाता है। ठीक है, हालांकि उसकी वजह से भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और पॉलिटिकल कंडीशन है, जाहिर सी बात है, और ख़राब हो गया। और पर्टिकुलरली जहाँ से वो अटैक किए थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, फ्रंटियर लाइन जो था वो काफ़ी जो है कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ इंडिया का जो वेल्थ है वो भी लूट के चले गए। उसके साथ साथ ये ऑल्सो पॉलिटिकली भी ये चीज़ें जो है इफेक्ट हुआ भारत के प्रति। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद जो है इंडिया को एक तरफ से कह सकते हो, चाहे आर्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे मूर्ति में हो, चाहे टेम्पल में हो, एक डर सा लगने लगा था। ठीक है, और उसके कन्क्वेस्ट जो है, उसकी कन्क्वेस्ट की वजह से जो एरियाज़ हैं, ठीक है, गजनी कन्क्वेस्ट, स्पेशली द पंजाब, उसने कन्क्वेस्ट किया था पंजाब, अफगानिस्तान, उसके किंगडम। उसके साथ साथ जो है, जो फ्रंटियर है जहाँ पर से दुश्मन जो है इजीली अटैक कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इस इंसिडेंट की वजह से कमज़ोर हो गया था। इस इंसिडेंट की वजह से कमज़ोर हो गया। ठीक, अब देखो सेकेंड तुर्क इन्वेजन। अब जो है सेकेंड तुर्क इन्वेजन, ठीक है, जो कि मोहम्मद घोरी इन्वेजन, जिसका टाइम पीरियड है 1175 से लेकर 12 तक। क्या है? मोहम्मद घोरी इन्वेजन। ठीक है, और मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम्स डोमिनेशन इन इंडिया। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। देखिए, उससे पहले चाहे मीर कासिम हो, चाहे महमूद गजनी हो, आए थे जरूर, बट भारत को वो लूट नहीं पाए थे। आए थे जरूर, बट भारत को वो लूट नहीं पाए थे। ठीक है, क्लियर है। बट माय डियर फ्रेंड, बट जो महमूद घोरी आया था, उसने जो है एक तरफ से मुस्लिम डोमिनेशन का शुरुआत किया था। एक तरफ से जिसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ द मुस्लिम, यू कैन से मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, मुस्लिम शासक का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उससे पहले जो गजनी आया था या फिर जो जितने भी रूलर आए थे वो रूल नहीं कर पाए थे मुस्लिम के शासक। ये पहला मुस्लिम शासक जिसने रूल किया था। और उसके टाइम पे देखो दो बैटल हुआ था, 1191 में और 1192 में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, जिसको बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है। जो तराइन जो है दैट इज इन हरियाणा में है। जो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराए थे। उसका रिजल्ट है पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी, बट उन्होंने छोड़ दिया था। बट जब सेकंड बैटल हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तरेन, जो कि हरियाणा में है 1192 में, अगले साल, उसमें जो है उल्टा हो गया। यहां पर मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने जो है इंडिया के ऊपर एक तरफ से नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर कैप्चर किया था। तो ये बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, मुस्लिम शासन का संस्थापक, फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। और जो लड़ाई हुई थी 1111 में, 1191 में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, जिसको कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध या पहली लड़ाई। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? और तरेन कहां पे है? दैट इज इन हरियाणा। फॉट बिटवीन दैट इज मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसमें रिजल्ट क्या था? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी हार गया था पहली लड़ाई में। ये फर्स्ट है। अब देखो सेकंड की बात है। ठीक है, तो यहां पर देखो घोरी डायनेस्टी 1992 में। तो सेकंड जो हुआ था 1992 में, जिसमें जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को चौहान को हराया था। तो सेकंड का देख लो, सेकंड 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन में फॉट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पर मोहम्मद घोरी ने डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड उसके बाद उनका हत्या कर दिया था। परिणाम क्या हुआ था? मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, पकड़ लिया था और बाद में उनको मार दिया था। उसके बाद जो है कह सकते हो द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल अंडर द मोहम्मद घोरी।
इस युद्ध के बाद जो है दिल्ली का साम्राज्य जो है मोहम्मद घोरी के हाथ में चला गया। द कह सकते हो कि द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल अंडर द मोहम्मद घोरी। सो इसलिए बैटल ऑफ तरेन जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ तरेन जो पहला जो हुआ था 1191 में और दूसरा जो हुआ था 1192 में, बट पहले बैटल में तरेन में जो हुआ था मोहम्मद घोरी जो है हार गया था, फर्स्ट में हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको हरा दिया था। बट ये दूसरा जब हुआ 1192 में, यहाँ पर जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और हराने के बाद यहाँ पे जो है एक तरफ से घुरी डायनेस्टी, ठीक है, या फिर घुरिद डायनेस्टी का एक तरफ से शुरुआत हुआ था। और जाते जाते उसने अपना कमांडर या अपना एक स्लेव था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जो है दिल्ली का सिंहासन छोड़ के गए थे और वो जो है बाद में संभाला था, और यहाँ से जो है स्लेव वंश का जो है शुरुआत होता है। तो मोहम्मद घोरी का जो स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव के साथ साथ जो है ट्रस्टेड कमांडर भी था, और जाते जाते दिल्ली सौंप दिया था किसके हाथ में? दिल्ली सौंप दिया था एक गुलाम के हाथ में और कमांडर के हाथ में जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने ही वाज द फाउंडर ऑफ, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। यू कैन से फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश का यहां से शुरुआत होता है, ठीक है, यहां से गुलाम वंश का शुरुआत होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज है, तो यहां पर भी वही रीजन है कि रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया, तुर्क्स जो है इंडिया में सक्सेस होने का रीजन क्या था? सबसे पहला चीज जो है राजपूत लैक यूनिटी, राजपूत में यूनिटी नहीं था, उसके साथ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, छोटे छोटे किंगडम थे और बिखरे हुए थे, और तुर्क्स जो थे वो बेटर ऑर्गेनाइजर थे, ठीक है, जिन्होंने भरपूर फायदा उठाया और राजपूत को हरा दिया था। यही रीजन था। आप देख सकते हो राजपूत लैक द यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं एकता और संगठन का अभाव था, देन उसके बाद कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, केंद्रीय शासन या कोई ऐसे केंद्रीय सरकार जैसा नहीं था, स्मॉल एंड स्कैटर्ड छोटे छोटे किंगडम थे और बिखरे हुए थे, है ना। उसके बाद तुर्क्स वर द बेटर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एंड द टूक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत में जो तुर्क बेहतर संगठित थे और उन्होंने राजपूत के बीच में जो आपसी सहयोग की कमी का फायदा उठाया, जो आपस में लड़ते रहते थे उसका जबरदस्त फायदा उठाया, ठीक है। तो यहां पर था बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगले क्लास में जो मैं बताऊंगा, जो 5 वंश है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे।